नमस्कार दोस्तों वैसे तो भूत प्रेत को लेकर भारत में काफ़ी सारी जगह मशहूर मानी जाती है, लेकिन राजस्थान उनमें से एक है। कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसे प्राचीन राज्य है जिसके अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, चाहे वो पुरानी चीज़ हो या फिर कोई नई चीज़। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पुरानी भूतिया गांव की, तब कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं कि कुलधरा के अंदर से रातों रात 5,000 लोग गायब हो गए थे। लेकिन कुलधरा से भी भयानक और डरावना एक ऐसा गांव है जिसके किस्से और कहानियाँ इतनी ज़्यादा तो मशहूर नहीं है, लेकिन उसकी दास्तां हर किस्से लोग कपकपा देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो आइए आज हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा छुपा है उस गांव के अंदर जिसके बाद वो गांव श्रापित बन गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मेरे दादाजी हरिपाल जी ने सुनाई थी, तो मैं आपको आगे की कहानी मेरे दादाजी के लिहाज से बताएंगे। तो आइए जानते हैं डरावने किस्से को और भी करीब से। दोस्तों, ये तब की बात है जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध महज कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ था। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा था, लेकिन शिक्षा का प्रचार इतना भी नहीं हुआ था कि घर घर में लोग शिक्षित हो सके। इन दिनों बारिश का महीना चल रहा था और बारिश होने की वजह से गांव के अंदर कीचड़ भर जाता था और लोगों को आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी। गांव के अंदर एक हवेली भी थी और उसके बगल में अब एक स्कूल भी बनवाया गया था, लेकिन ये दोनों चीज़ एक जगह पर थी। और कुछ लोग बताते थे कि रात में हवेली के अंदर से कुछ डरावनी आवाज़ें आते थे। अब लोगों के अंदर शिक्षा का इतना प्रचार तो नहीं था, इसीलिए लोग मानते थे कि इसके अंदर कोई चुड़ैल रहती है जो रात को किसी जानवर को मारकर उसे उस बिल्डिंग के ऊपर वाले प्लॉट में ले जाती है और उसे खा जाती है, क्योंकि कभी भी वहाँ पर हड्डियों के टुकड़े भी मिलते थे। ऐसे में सभी को यही लगता था शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है। खैर, मैं एक बार कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए उसी ओर गया था और मेरे साथ मेरा पुराना दोस्त घनश्याम था। हम दोनों दोस्त घूमते घूमते उस बिल्डिंग के एकदम पास पहुंच गए जिसके बारे में भूत प्रेत की बातें की जाती थी। वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, तो मैं अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। फिर इसी बीच हम सभी दोस्तों के बीच उस हवेली की बात छिड़ गई और सभी उस हवेली के बारे में बात करने लगे। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार, मैंने सुना है कि सवेरा होने के बाद यहाँ कोई चुड़ैल जाती है। अब ये सच है या फिर झूठ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें इसके पास नहीं बैठना चाहिए। वो क्या था कि उन दोनों मेरे दिमाग में भी भूत प्रेत की बातें छड़कर बोलते थे और मैं भी उनके ऊपर बहुत ही विश्वास करता था, इसलिए मैं भी इन चीज़ों से काफ़ी डरता था। जब मैंने अपने दोस्त से बात की तो उनमें से एक ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मजाक उड़ाने वाली कोई और नहीं, घनश्याम ही था। घनश्याम ने बताया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और ये सब कहने की बात होती है। दरअसल घनश्याम के पापा एक आमिर परिवार के वारिस थे, इसीलिए घनश्याम टॉप के स्कूल के अंदर पढ़ाई करता था और इन दिनों वो हमारे गांव से दूर एक स्कूल के अंदर स्टडी करता था। और यही एक बड़ी वजह भी थी, हमारे सारे दोस्त उसकी काफ़ी बातें समझते थे और उसे मानते भी थे। लेकिन जब उसने भूत प्रेत के खिलाफ कुछ बोला तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने कहा, अरे भाई, तेरे अंदर इतना ही हिम्मत है तो इस हवेली के अंदर जाकर दिखा दे। इतना कहते ही उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चल ठीक है, मैं इस हवेली में अंदर जाकर देखता हूँ, बदले में तू मुझे क्या देगा। उसकी बात सुनने के बाद मैं भी थोड़ा हैरान हो गया और उसके बाद मैंने उससे कहा, मेरे पास तो देना कुछ नहीं भाई, लेकिन अगर तू इस हवेली के अंदर जाकर दिखा देगा तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि सच में भूत प्रेत नहीं होता। इतना कहते कहते मुझे उबासियाँ आने लगी और उसके बाद मैं उबासी लेते लेते वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी मेरे पीछे पीछे घनश्याम भी आ गया और अभी हम दोनों के बीच यही बहम चल रही थी कि उस हवेली के अंदर भूत प्रेत रहते हैं। उसका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं अभी भी उसको यही बोल रहा था कि कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ कब कौन सा घटना जन्म ले ले। यही बोलते बोलते हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे।
तभी हमारी टक्कर एक आदमी से हुई और हमने देखा कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हाँफ चुका है। उसकी स्थिति हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए घनश्याम ने उस आदमी को पकड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब रुको, क्या हुआ कि अब इस तरह से डरे हुए हैं? घनश्याम की बात सुनने के बाद उस आदमी ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया और उस हवेली के ऊपर की तरफ देखने को कहा। लेकिन जब उसके बाद हमारी नज़र उस हवेली के ऊपर पड़ी तो हमने देखा कि हमें उस हवेली के ऊपर एक आदमी खड़ा नजर आ रहा था। वो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारे गांव का कोई भिखारी था। फिर पता नहीं कैसे उसे पीछे से बहुत ही जोर का धक्का लगा और वो हवेली के नीचे गिर पड़ा। ये सब देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो आदमी आखिर उस हवेली के ऊपर वाले हिस्से पर कैसे पहुंच गया, और तो और उसे पीछे से धक्का कौन दिया। एक बार तो मेरा दिमाग भी सनक गया था और मुझे इस हरकत के ऊपर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने अपने आंखों से जो देखा वो वास्तव में सच था या फिर छोड़ वो आदमी हवेली के ऊपर से इस तरह से नीचे गिरा था कि हमें नीचे गिरते ही एक बहुत ही जोर का आवाज़ आई। और आवाज़ तो सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तरबूज किसी बड़े पत्थर पर टकराया था और वो फट गया हो। खून की एक धारा वहाँ की जमीन में बह गई और वहाँ की पूरी ज़मीन खून से लाल हो गई। जब मैंने उस आदमी को इस दशा में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रूह कांप उठे थे। पहली बार मैंने किसी मरे हुए आदमी को इस हालत में देखा था। मेरी तो आंखें बंद होने लगी थी। और फिर उसके बाद वहाँ पर गांव के कुछ अनुभवी बड़े बुजुर्ग लोग पहुँचे और उन्होंने उस लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस घटना ने सभी के दिलों में उस हवेली के प्रति और भी ज़्यादा डर भर दिया था। वहाँ पर मेरे मम्मी और पापा भी पहुँच गए थे और जब उन्होंने हमें वहाँ पर देखा तो तुरंत ही हमें घर भेज दिया। दोस्तों, लगभग आधा गांव तो अब वहीं पर इकट्ठा हो गया था और वो उस आदमी के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस हवेली से नीचे कैसे गिर सकती है, क्योंकि उस हवेली के ऊपर तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक तरफ घनश्याम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा था। वो अपनी अलग ही तरकीब लगाने में बिजी था और गांव के अंधेरे का आला की बवाल मचा हुआ था। धीरे धीरे शांति का वैसरा होने लगा और रात के लगभग 1 या 2 बजे के बाद उस आदमी को तो हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसे वापस भेज दिया गया। अब उसका अंतिम संस्कार करना था जो कल सुबह ही होने वाला था। धीरे धीरे सारा कार्यक्रम पूरा हो गया और उस घटना ने मुझे उस हवेली के प्रति और भी ज़्यादा डरा गया था। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी, पूरा किस्सा और खेल बाकी था। जब उस गांव के लोग हवेली के बारे में तांत्रिक बाबा से बात करने के लिए गए तो तांत्रिक बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे गांव का विनाश निश्चित है, तुम जो चाहो वो कर दो, लेकिन अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। या तो जल्दी से जल्दी इस गांव को छोड़ दो या फिर अपने मौत को आजमा लो। इस बात को सुनने के बाद गांव के सभी लोगों के अंदर हलचल मच गई और सभी लोगों ने एक अजीब सा डर सताने लगा था। ना जाने क्यों, लेकिन सब बुरी तरह से डर चुके थे। लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो कहने की बात होती है। और उन लोगों की जिद ने उनको वहीं पर रोक रखा था। लेकिन अब मुझे तो वहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे घर वालों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको तो अभी भी गांव में रुकने की पड़ी थी, इसलिए उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ये सब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला था। जैसा कि उस अघोरी बाबा ने बोला था कि हमें अब यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और तुरंत ही निकल जाना चाहिए। सभी लोगों ने वैसा ही किया था। लेकिन आगे भी कुछ लोग ऐसी थी जो कि इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि गांव के आधे लोग तो जा चुके थे, लेकिन गांव के अंदर शांति का कोई नामो निशान नहीं था। जिस शांति के लिए गांव तरस रहा था वो इस खौफनाक दुनिया से
काफी दूर चली गई थी। सभी लोगों को लग रहा था कि भूत प्रेत या गांव के अंदर लगाए गए आरोप बस एक अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि गांव के अंदर कुछ इस तरह की भी हो सकता है। किसी को भी इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था कि अमावस की ये रात उनके ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रात होगा। फिर शाम के 7 बजे चारों तरफ अंधेरा छा गया और सभी लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया था और इसी बीच ऐसा लग रहा था जैसे गांव के अंदर कोई थाली बज रहा था। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि गांव के काफ़ी सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगा और सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद गांव के अंदर किसी के घर में बचा हुआ लोग होगा, इसलिए थाली बजाने का काम चल रहा था। लेकिन कोई भी इस बात के बारे में नहीं जानता था कि बाहर जाकर वो जैसे ही बाहर का दृश्य देखेगी तो उनकी रूह कांप जाएगी। और जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि गांव के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। मैंने देखा कि गांव के लोगों ने वो रास्ता पकड़ लिया था जिससे दूसरे गांव जाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चल क्या रहा था, इसलिए मैं भी अपने घर के चौकर से उठकर नीचे आ गया और मेरे साथ मेरे पापा भी आ गए। वाकी के घर वालों घर के अंदर ही थे। फिर जैसे हम दोनों थोड़ा आगे पहुंचे तो मैंने देखा कि गांव के चबूतरे के ऊपर लगभग 7 से 8 लोग मरे पड़े थे। उनकी खोपड़ी खुली हुई थी और खून बह रहा था और वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस की तरह दिखने वाला जानवर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमक रहे थे और उसके हाथ लंबे लंबे थे और उसके दांत भी उसके जबड़े से समीप से होते बाहर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून का प्यासा है। तभी उसने मेरे आंखों के समक्ष एक आदमी का सर उठाया और उसे हमारे सामने से चीर कर खाने लगा। दोस्तों, ये सब इतना ज़्यादा भयानक था कि मेरे शरीर के रंग ढंग में डर बैठ गया था। मैं किसी भी समय वहाँ पर बेहोश होकर गिर सकता था और मेरे बेहोश होकर गिरने का मतलब था कि अपने मौत को दावत देना। बगल में ही वो बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी जिसके पास भूत प्रेत होने का दावा किया जाता था। अब मैं पूरी कहानी समझ गया कि आखिर क्यों उस बिल्डिंग के अंदर भूत प्रेत का बसेरा बताया जाता था। मैं इस हालत में पहुंच गया था कि कभी भी मैं बेहोश होकर गिर सकता था। तभी मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा हमें जल्द से यहाँ से निकलना होगा। पर मुझे नहीं पता कि उस राक्षस ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। लेकिन पापा मुझे वहाँ से लेकर घर आ गए और घर आकर हमने एक रात दहशत से बिताई। लेकिन जब दूसरी सुबह हम लोग घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि गांव के अंदर कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी थी और ये हादसा हमारे गांव का सबसे भयानक और डरावना किस्सा बन गया। दोस्तों, उसके बाद से राजनगढ़ का वो गांव हमेशा हमें के लिए वैरान हो गया। कहते हैं कि आज भी उस गांव के अंदर कोई नहीं रहता और आज भी उस गांव के अंदर वो काली आत्मा भटकती है जिनका बस वहाँ की जगह को पूरी तरीके से शापित बना चुका है और वह वहाँ कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।